जी, बात कर रहे थे कि जितने भी हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं उसमें सबसे पहला जो है वो जापान का डीएनए डाटा बैंक है। इसका काम जो है वो बेसिकली जितने भी बायोलॉजिकल सीक्वेंस हैं उनको कलेक्ट करना होता है और ये काम जो है ये 1986 से यही चीज़ें कर रहे हैं, कलेक्ट भी कर रहे हैं, सप्लाईज भी कर रहे हैं जितने भी डीएनए डेटाबेस यहाँ पे इनके डेटाबेस में डिपॉजिट हुए हैं। और इसकी जो डाटा एंट्री है वो सेम लाइक जो है वो जेन बैंक की तरह की है। जो मोस्ट फैसिनेटिंग फीचर है इन तमाम तीनों डाटा बैंक्स की वो यही है कि ये कोई भी डाटा बैंक कोई भी फाइल रिसीव करता है या कोई भी साइंटिस्ट किसी भी डाटा बैंक में इन तीनों डाटा बैंक में किसी एक जगह पे भी अपनी फाइल सबमिट करवाता है तो उसका फॉर्मेट सेम होता है तीनों डाटा बैंक के लिए, जो हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि वो इजीली फाइल फॉर्मेट को जो है वो टारगेट कर सकते हैं और उन्हें दूसरी ये नहीं है कि एक डाटा बैंक की फाइल फॉर्मेट और हो, दूसरे की और हो, तीसरे की और हो। जिसे अगर कंपाइल करना है कि एक अगर किसी एक जीन को 4 से 5 ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपेयर करना है किसी भी बायोलॉजिस्ट ने, तो उसे एक डाटा बैंक से एक फाइल मिल रही हो, दूसरे से दूसरी मिल रही हो, तीसरे से तीसरी मिल रही हो, तो अगर इनके फाइल फॉर्मेटिंग डिफरेंट होंगी तो सबसे जो बड़ा इशू आएगा वो इस फाइल फॉर्मेट की वजह से डाटा को एनालाइज करना होगा, जिसकी वजह से इन्होंने जितनी भी फाइल फॉर्मेटिंग है वो सेम रखी है तमाम डाटा बैंक के लिए। और ये मेंबर भी है जितनी भी इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस जो कोलैबोरेशन है उनका। और ये जितने ये डाटाबेसेस जो हैं बेसिकली सुपरसोनिक कंप्यूटर जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो है वो मिलियंस ऑफ जो है वो टेराबाइट्स के अंदर जो स्पेस या सीक्वेंस इनके अंदर मौजूद होती है या इनकी जो मेमोरी मौजूद है, ऐसे इस टाइप के जो है वो कंप्यूटर सर्वर्स मौजूद होते हैं क्योंकि मिलियंस की फॉर्म में एवरी डे मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ डाटा जो है वो रिट्रीव किया जाता है। यहाँ से बायोलॉजिस्ट डाटा जो है वो लेते हैं और बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ डाटा जो है वो मोर देन थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ डाटा जो है वो सबमिट करवाया जाता है पर डे। तो इसीलिए इनके पास जो है वो कैपेसिटी और इनकी मेमोरी जो है वो भी क्या होती है बहुत ह्यूज है। और फिर इनकी शेयरिंग आपस में इन तमाम सुपरसोनिक कंप्यूटर्स की क्या होती है वाया स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू होती है, जिसको हम SI नेट ट्री का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास यूरोपियन मोलेकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी ओवरव्यू आ गया है। यहाँ पे एम्बल जिसे हम नाम देते हैं, ये सारे का सारा इसका वही डेटाबेस है, फिर टूल्स हैं, रिसर्च है, ट्रेनिंग, इंडस्ट्री, फिर इसी के बाद उनके अबाउट अस, उनकी अपनी वेबसाइट या उनके डेटाबेस की अकॉर्डिंग है। फिर अगर लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो लोअर साइड पे हमें जो ग्रीन फॉर्म के अंदर ENA होम है, एम्बल बैंक होम है, फिर असेसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, न्यूज, सबमिशन, पब्लिकेशन, पीपल और कॉन्टैक्ट। मीन्स यहाँ पे हम पब्लिकेशंस भी देख सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक जीन के रिलेटेड क्या क्या चीजें जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं। फिर इसको अगर हम देखें ये भी कंप्रिहेंसिव डाटा है, डेटाबेस है DNA और RNA सीक्वेंस का, जो कि साइंटिफिक लिटरेचर से, पेटेंट एप्लीकेशन से या जो डायरेक्टली सबमिट करवाई जाती हैं रिसर्चर से या सीक्वेंसिंग ग्रुप से, उन डाटा को जो है ये कलेक्ट करते हैं। ये भी जेन बैंक की तरह और जो DNA डेटाबेस ऑफ DNA डेटाबेस ऑफ जापान है उसी की तरह ये भी जो है वो बेसिकली क्या है कोलैबोरेटर है। इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड जो है वो हाँ जी, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन के साथ के थ्रू ये है इन तीनों डाटा बैंक में से एक जो है वो कोलैबोरेटर है। इसका जो है वो डबल, अब इसमें जितनी भी फाइल्स सबमिट हो रही हैं आफ्टर 18 मंथ ये क्या हो रही हैं, डबल हो रही हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टैटिक्स भी हैं यहाँ पे कि जून 1994 में इसमें 2 मिलियन बेसिस थी, ठीक है, और 182,000 जो है वो सीक्वेंस एंट्रीज मौजूद थी। और ये मेंटेन की जाती है किसके थ्रू, यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट के थ्रू। और ये डाटा जो है वो कंप्यूटर्स और ह्यूमंस दोनों के लिए फ्रेंडली है, स्टैंडर्ड इंग्लिश ये यूज करते हैं। फिर इसी तरह से जो सीक्वेंस स्टोर किए जाते हैं डेटाबेस में, दे वुड अकर इन अ बायोलॉजिकल स्टेट, और वो बायोलॉजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद हैं।
ये नहीं है कि हाइपोथेटिकल फॉर्म के अंदर हम डाटा जो है वो प्रोवाइड कर दें। अब और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है, अगर हमारे पास 100 मैमल की स्पीशीज हैं, उनमें से 99 का हमारे पास सीक्वेंस किसी एक स्पेसिफिक रीजन का, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास NADH4 है, जो एंजाइम है, इसका हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है, लेकिन जो 100th जो स्पीशी है, एक जो या इंडिविजुअल है मैमल्स का, उसकी हमारे पास सीक्वेंस मौजूद नहीं है, तो हम सूडो जीनोटाइपिंग करते हैं। उनके तमाम सीक्वेंस को लेके उसको सूडो रेप्लिकेशन का नाम देते हैं, फॉल्स रेप्लिकेट्स बनाते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर उसकी भी जो है वो जीनोटाइपिंग हो जाती है, लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ये नहीं है कि हम उसको ह्यूज लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकें। 99 अगर हैं तो एक ही हम कर सकते हैं। फिर इसी तरह से ये नहीं है कि अगर हमारे पास 5 से 6 की हो तो हम 2-3 और की कर लें, सूडो टाइपिंग इस तरह से नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो यूरोपियन एम्बल है, यूरोपियन मोलेकुलर बायोलॉजी जो लेबोरेटरी है, इसका जो डेटाबेस है, इसमें वही सीक्वेंस मौजूद होते हैं जो कि बायोलॉजिकल फॉर्म के अंदर या बायोलॉजिकल स्टेट के अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड वन आ जाता है वो आ जाता है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये 1988 के अंदर जो है वो इसको डेवलप किया गया था, और ये बेसिकली सबसे पहले एक पार्ट था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA के अंदर। ये पब्लिक डेटाबेस के एज अ, इसका बेसिक मोटिव क्या था कि इसको पब्लिक डेटाबेस के तौर पे यूज किया जा सके कंप्यूटेशनल बायोलॉजी रिसर्च के लिए, फिर सॉफ्टवेयर टूल्स और जितने भी एनालिसिस हैं सीक्वेंस, उनके लिए जो है इसको डेवलप किया गया। ये हमारे पास इसकी जो वेब असेस है ये मौजूद है, और ये इसकी हमारे आउटलुक है कि यहाँ पे हमारे पास सर्च में करें तो जब भी हम वो अपर साइड पे अगर हम देखें नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के सामने बिल्कुल सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ऑल डेटाबेसेस। जब भी हम NCBI को ओपन करते हैं तो NCBI में ऑल डेटाबेसेस के अंदर भी हमें सर्चिंग मिल सकती है। फिर इसी तरह से जो NCBI है इसके अंदर डिफरेंट जो है वो आगे पार्ट्स हैं। अगर हमारा सीक्वेंस जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर मौजूद है, हम इस तमाम डेटाबेसेस के अंदर अगर देखते हैं तो आगे हमें एक स्पेशलाइज्ड डिविजन्स भी मिलती हैं, जिसमें असेंबली है, बायो कलेक्शंस आ जाती हैं, बायो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, बुक्स आ जाती हैं, फिर जीनोम आ जाता है, जीन है, GEO डेटा सेट्स आ जाते हैं, फिर इसी तरह से होमोलोगस जीन्स आ जाते हैं, GTRs। सो मैनी टाइप्स ऑफ डिविजन्स आर देयर इन NCBI। अब हमने अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेना है तो हम न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे हमारे पास फार में आगे हम सर्च करते हैं कि हमारा जो जीन होगा, HFE अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पे हम जीन को भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक पूरे की पूरी जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पे हमारे जीन के रिलेटेड सीक्वेंस या लिटरेचर या दूसरी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं। फिर इसके बाद जो इसकी सर्विसेज आ जाती हैं, जेनबैंक जो है वो प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस है। प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस में न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड सीक्वेंस मौजूद होते हैं। फ्री पब्लिक एक्सेस होती है, जितनी बायोमेडिकल लिटरेचर है उसके लिए। पबमेड फ्री मेडलाइन 3 मिलियन सर्चेस पर डे होती हैं। ये बेसिकली क्या है, लिटरेचर पब्लिशिंग जो है वो साइट्स होती हैं। अब इसमें ये पबमेड और मेडलाइन जो होती हैं, ये दुनिया का कोई भी इनके स्पेसिफिक जो है वो जर्नल्स होते हैं जिनके साथ इनके एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर एक जर्नल है जिसने डाटा पब्लिश किया है पाकिस्तान के अंदर और उनका इनके साथ एग्रीमेंट है, पबमेड है, या फिर इन उसमें कुछ जीनोमिक सीक्वेंस मौजूद है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिट्रीव करके पबमेड के ऊपर भी पब्लिश करवा देते हैं। वो पाकिस्तान के जर्नल के अंदर भी मौजूद है वो पेपर, और ये ऑनलाइन उस जर्नल की साइट पे भी मौजूद है, और ऑनलाइन जो है ये पबमेड या मेडलाइन, ये भी बेसिकली क्या होती है, पब्लिक जो डाटा होती है उनको अरेंज करके रखती हैं।
ये फुल टेक्स्ट ऑनलाइन जो एक्सेस होती है वो प्रोवाइड करती हैं। जब हम इसको सर्च करते हैं ये पबमेड के अंदर, तो वो हमें डायरेक्ट वहां से ले जाती है जर्नल की साइट के ऊपर। वहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको सर्च कर लेते हैं, ये हमारा लिटरेचर है, इसको हमने डाउनलोड करना होता है। फिर इंटर बेसिकली एक डिवीजन है जहां पे हम सर्चिंग करते हैं, इंटीग्रेट करता है, अटैच करता है मोलेकुलर एंड लिटरेचर डेटाबेसेस को। अब पहले तो हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो मोलेकुलर लेवल का जो है वो डाटा मौजूद है। अब यहाँ पे जो एनसीबीआई या जेन बैंक जो है, ये एनसीबीआई ही का पार्ट है जेन बैंक, तो वो क्या करता है, मोलेकुलर लेवल का डाटा, न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड्स, वो भी, और उसके ऊपर जो पब्लिश लिटरेचर है, ये दोनों डेटाबेसेस जो हैं वो उनको क्या कर देता है, मर्ज कर देता है, ये अटैच करवा देता है, ताकि इजीली जितना भी डाटा है उसको हम रिट्रीव कर सकें। ये हमारे पास सर्च इंजन है जिसको हम सेम लाइक का गूगल, जिसमें पबमेड की हम बात कर रहे हैं कि ये फ्री सर्च इंजन होता है जो कि assessing primarily the Medline database of references and abstract on life science and biomedical topics। जितने भी हमारे पास लिटरेचर पब्लिश्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड होते हैं, कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो कि होल ऑफ द पेपर जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड जर्नल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं, उनका होल पेपर जो है वो परचेज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, अगर एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड है उसको, या फिर होल ऑफ द जो रेफरेंस लिटरेचर है, पेपर है, उसको ये क्या करते हैं, अवेलेबल या उसकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एनएलएम और एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेंटेन्स द डेटाबेस एज पार्ट ऑफ इंटर सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये बेसिकली दोनों एनएलएम और एनआईएच जो है, ये बेसिकली इस डेटाबेस की जो है वो मेंटेनर होते हैं, और ताकि जितने भी इस सिस्टम में इंटर सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करना इजी हो सके। ये हमारे पास आ गया है सर्च इंजन। जब भी हमारे पास ये देखते हैं कि हमने लेफ्ट साइड पे पबमेड सेम लाइक, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑल डेटाबेसेस यहाँ पे मौजूद था, तो यहीं पे हम ऑल डेटाबेस को जब भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये एरो के नीचे हमारे पास एक पूरी एक टैब सा ओपन हो जाता है, वहां पे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पबमेड है। तो हम पबमेड को सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और जहां पे एरो है यहाँ पे हम अपना कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं, उसको हम जब टाइप करेंगे जिसको हमने सर्च करना है, तो वो हमारे पास सर्च बॉक्स के अंदर हम इसको टाइप करने के बाद जब क्लिक करेंगे सर्च में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ये हमारे पास जो है वो जितना भी पोटैटो की हमने बात किया, पबमेड में हमने इसको सर्च किया है, तो ये हमारे पास उसने रिजल्ट दिए हैं 1 to 20 पेजेस आ गए, और एक पेज के ऊपर 20 पेपर्स मौजूद हैं, और टोटल पेपर्स कितने हैं, 7487 पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं एट होल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या प्लांट, जिसको हम सोलेनम ट्यूबरसम का नाम देते हैं पोटैटो के ऊपर। इतने पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। अब हमने अपना जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसको हमने टारगेट करना है। यहाँ पे हम कोई भी जीन, अगर वन जीन है तो हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं जीन 1 इन सोलेनम, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ वन जीन के रिलेटेड, जीन नंबर 1 के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें प्रोवाइड करेगा। बाकी जितनी भी होंगी उसको वो क्या कर देगा, ऑफ कर देगा या डिस्क्लोज सॉरी क्लोज कर देगा। फिर हमारे पास दूसरा जो रिट्रीवल सिस्टम आ गया वो एंटर्स है। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो असेसिंग इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक हो गया। सर्च की जाती है एनसीबीआई के अंदर, बहुत सारे जितने भी हमारे पास दूसरे एनसीबीआई के डेटाबेस हैं उनके थ्रू अब ये तमाम को इंटीग्रेट करवा देता है, एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच करवा के, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बॉडी के फॉर्म के थ्रू, ठीक हो गया।
और एक ही फॉर्म के अंदर हमें जो है ये प्रोवाइड कर देता है डाटा जितना भी हमें चाहिए होगा या जितना भी हमें रिक्वायर्ड होता है। फिर instead of searching only one database per query, then repeating the same query to find information on the same topic from another NCBI database। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटाबेस को सर्च नहीं कर रहा है एनसीबीआई के अंदर, दूसरे जितने भी डेटाबेसेस हैं एनसीबीआई, अब वो डेटाबेस यहाँ पे मीन्स जो एनसीबीआई के सब डिविजन मौजूद हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इंटर्स में हमने अपना एक राइज सेटवा जो है उसको जब हमने यहाँ पे सर्च किया है तो हमारे पास पबमेड के ऊपर इसने आर्टिकल 15,903 जो है वो ऑनलाइन लिटरेचर हमें प्रोवाइड किया है। फिर इसी तरह से पबमेड के अंदर जो फ्री टेक्स्ट हैं वो कितने हैं 7676 हैं। इसी तरह से साइट सर्च जो है वो एनसीबीआई वेब और एफटीपी साइट 11 मौजूद है यहाँ पे। फिर अगर लोअर साइड पे अगर देखें हम, और फिर इसी तरह से उसके बिल्कुल दूसरी साइड पे अपोजिट फॉर्म में बुक्स भी हैं, ओएमएम ऑनलाइन मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस है इन मैन, ये इसने सारे के सारे प्रोवाइड मींस उसके रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड कर दी है उसने पहले तो लार्ज स्केल के ऊपर कि उसके ऊपर बुक्स कितनी पब्लिश हो चुकी हैं, उसके ऊपर पबमेड में कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं, फ्री कितने मौजूद हैं, रिस्ट्रिक्टेड कितने मौजूद हैं, फिर कितनी साइट्स के ऊपर ये मौजूद हैं। फिर इसी तरह से अगर लोअर जो हमारे पास टैब मौजूद है उसमें अगर देखते हैं तो उसमें उसने पहले तो न्यूक्लियोटाइड कोर जो सबसेट्स हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के वो रिपोर्ट किए हैं। फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, बेसिकली कोई भी हमारे पास जब भी अननोन सीक्वेंस आता है उसको असेस करने के लिए हमारे पास आप लोगों ने रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा कि प्राइमर जो यूज किए जाते हैं अगर हमने प्रोटीन्स या फिर किसी को भी कॉलोनी को देखना है या टैगिंग की जाती है बैक्टीरिया को, तो वो बेसिकली क्या डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, एल्यूमिनेंट फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, आइसोटॉपिक फॉर्म के अंदर हम भी जो है इनको लेबल करवाते हैं। तो ये जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते हैं ये भी क्या कर रहे होते हैं, इन अननोन सीक्वेंस को टारगेट करने के लिए होते हैं। ये उसके नंबर्स आ गए हैं। फिर इस तरह से जीनोम सर्वे सीक्वेंस रिकॉर्ड्स आ गए हैं। फिर प्रोटीन्स इसके अंदर कितने मौजूद हैं, होल जीनोम सीक्वेंस कितने मौजूद हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स कितनी मौजूद है, फिर उसकी टेक्सोनोमी है, फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कितनी मौजूद है, फिर जीनोमिक स्ट्रक्चरल वेरिएशंस कितने हैं, फिर इस तरह से जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो जितने भी यूनिजीन इसके जो भी इसके रिलेटेड थी वो उसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। फिर उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है कि जेन बैंक क्या है। जेन बैंक हमारे पास बेसिकली ये सीक्वेंस डेटाबेस है या सीक्वेंस सब डिवीजन है एनसीबीआई की, जो कि एनोटेटेड फॉर्म में पब्लिकली अवेलेबल जितने भी डीएनए सीक्वेंस हैं उनको कलेक्ट करता है। और अप्रोक्सीमेटली 10 टू रेज पावर जो है वो 10 बेसिस जो है अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है 12 10 टू रेज पावर 10 बेसिस इन 10 टू रेज पावर 7 sequence record in traditional GenBank divisions and 10 to raise power 10 bases in 10 to raise power 7 sequence records in whole genome divisions as of April 2011। आज से 9 ईयर पहले ये इतने इसके अंदर बेस पेयर्स, फिर उसके बाद सीक्वेंस रिकॉर्ड्स, फिर उसके बाद जो है वो बेसिस और आगे सीक्वेंस रिकॉर्ड जो कि होल जीनोम बेस्ड हैं। आज से 9 साल पहले ये सर्वे के थ्रू ये इन्होंने जब चेक किया था तो इतने मौजूद थे, तो अब वो कितने हो गए होंगे, डबल या उससे भी ज्यादा हो गए होंगे। फिर इसके बाद कंप्लीट जो इन्होंने रिलीज नोट किया था करंट वर्जन ऑफ जेन बैंक अवेलेबल है एनसीबीआई की जो एफटीपी साइट है उसके ऊपर। A new release is made every 2 months. GenBank is part of international nucleotide sequence database collaboration, which comprises the DNA data bank of वही चीजें आ गई हैं दोनों के डीजे और एम्बल का जो है ये बेसिकली कोलैबोरेटर है। फिर जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो हमारे पास डाटा बैंक्स कौन कौन से हैं या उनकी फॉर्मेटिंग क्या होती है।
अब जेनबैंक जो है बेसिकली सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रेपोजिटरी है। यहाँ पे हम डिपॉजिट करवाते हैं कोई भी जेनेटिक नोन सीक्वेंस को किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर, रीडेबल और डाउनलोडेबल फाइल के अंदर। इसको मेंटेन कौन करता है? एनसीबीआई जो है वो मेंटेन करते हैं। फिर इसके बाद जो है वो इसकी एंट्री डाटा जो है उसमें अगर देखें तो वो सीक्वेंस होता है, सेशन नंबर होते हैं, साइंटिफिक और जीन नेम्स होते हैं, टेक्सोनोमी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होती है, कोई भी सोर्स ऑर्गेनिज्म है जो हमने इसकी एग्जांपल में देखा है। फीचर्स आ जाती हैं उसकी, सीडीसीज, उसके एक्सॉन, इंट्रॉन, सारा होल जितना भी है, रेफरेंस पब्लिश्ड लिटरेचर आ गया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स आ गए, और उसकी जो है वो म्यूटेशन साइट्स आ जाती हैं कि उसमें म्यूटेशन कहाँ कहाँ पे मौजूद है या कहाँ कहाँ पे उसकी जो है वो टारगेट साइट्स, या इनको हम एक्टिव साइट्स का नाम भी देते हैं। फिर हमारे पास सेकेंडरी नंबर के जो या सेकेंडरी न्यूक्लियोक एसिड डेटाबेसेस हैं, इसमें इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इंडिविजुअल जो सीक्वेंस, ह्यूमन या इंडिविजुअल लेवल के जो सीक्वेंस होते हैं उनको टारगेट करता है। अब इनमें दे कंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम एनालिसिस ऑफ डाटा अवेलेबल इन प्राइमरी रेपोजिटरीज। फिर इसके बाद ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ सीक्वेंस को जो है वो करता है टारगेट। अब इसमें एग्जांपल अगर हम देखें, यूनिजीन की बात करते हैं जो कि एचआईवी सीक्वेंस डेटाबेस और रीबेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एचआईवी के रिलेटेड जो है वो मौजूद होता है। सेम इसी तरह से किसी और दूसरे वायरस के रिलेटेड हो सकता है, किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी एक स्पेसिफिक जो है वो ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड भी ये डेटाबेसेस हो सकते हैं। फिर यूनिजीन की बात करते हैं, रिकॉर्ड विद यूनिक जीन क्लस्टर्स। मीन अब कुछ जो है वो मे बी आप लोगों ने मोलेकुलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा, कुछ अगर हम अपने डीएनए फिंगरप्रिंट्स देखते हैं तो हर एक के दूसरे के साथ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब उनकी जो है वो फॉर्मेशन क्या होती है, वो बहुत ही यूनिकली जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो यूनिकली पोजिशन होती हैं ताकि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, वेरी कर जाते हैं। इसी तरह से ह्यूमन जीनोम के अंदर कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही यूनिक होते हैं। अब उन्हीं यूनिक जो जीन क्लस्टर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होता है। अब इसमें इस डाटा के अंदर क्या होगा, वो सीक्वेंस होंगे जो कि यूनिक और रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो जीन की जिसमें टिश्यू टाइप की हो जाती है, जिसमें वो एक्सप्रेस होते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। मीन सीक्वेंस दैट रिप्रेजेंट अ यूनिक जीन एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक टिश्यू टाइप इन विच द जीन हैव बीन एक्सप्रेस्ड। और फिर इसके बाद जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स होते हैं कि स्पेशली हमने या स्पेसिफिकली कौन से हमने पार्ट को टारगेट करना होता है। इसी तरह से एचआईवी सीक्वेंस डेटाबेस आ जाते हैं। ये इसका काम क्या होता है, कलेक्ट, क्यूरेट करना होता है, मीन एलेबोरेट करना होता है, एनोटेट करना होता है, उसके ऊपर कमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, जितना भी एचआईवी का सीक्वेंस का जो है वो डाटा मौजूद होता है। फिर हमारे पास नंबर सेकंड पे जो आ जाते हैं वो प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस आ जाते हैं। इसमें हमें देखें तो जितनी भी प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसलेटेड फॉर्म में मौजूद हैं, उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिटेड फॉर्म में रखा जाता है, या यहाँ पे इनका सीक्वेंस जो है वो मौजूद होता है। जितने भी प्रोटीन्स ट्रांसलेट की जाती हैं आरएनए सीक्वेंस से, या प्रोटीन जो सीक्वेंस की जाती हैं, एक तो होता है कि हमारे पास यहाँ पे अब जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, हमारे पास अगर डीएनए सीक्वेंस मौजूद है, आरएनए सीक्वेंस मौजूद है, तो उसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं विद इन, जो सॉफ्टवेयर है वो विद इन सेकेंड जो है वो हमें प्रोटीन सीक्वेंस प्रोवाइड कर देता है। और सम टाइम क्या होता है कि हम प्रोटीन को डायरेक्टली क्या करवाते हैं, किसी भी हमारे सैंपल से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, फिर उसकी हम सीक्वेंसिंग करते हैं। थ्री टाइप ऑफ वही हमारे पास प्रोटीन के सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं, सेम लाइक न्यूक्लिक एसिड, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंपोजिट्स जो है वो डेटाबेसेस मौजूद होते हैं। अब जो प्राइमरी हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस मौजूद हैं, इसमें स्विस प्रोट है,
प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है, वो स्विसप्रोट और जो है वो PIR ये क्यूरेटेड होते हैं। दिस मीन ग्रुप ऑफ डेजिग्नेटेड क्यूरेटर्स, डेटाबेस जो मैनेजर्स होते हैं, प्रिपेयर द एंट्री फ्रॉम लिटरेचर एंड आर कॉन्टेक्ट विद एक्सटर्नल एक्सपर्ट प्रायर टू सबमिशन इनटू द रिस्पेक्टिव डेटाबेसेस। मींस जो जितने भी डेटाबेस को मैनेज करने वाले होते हैं उन्होंने कांटेक्ट करना होता है। किसी ने फॉर एग्जांपल कोई भी अगर एक बायोलॉजिस्ट है उसने प्रोटीन की स्ट्रक्चर डेवलप की है या प्रोटीन की स्ट्रक्चर उसने उस अमीनो एसिड सीक्वेंस उसने डिटरमिन किया है तो उनसे कांटेक्ट करते हैं, या अगर वो किसी पेपर में पब्लिश हो गई है तो वहां से उस लिटरेचर से क्या करेंगे, उसको रिट्रीव करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एंट्रीज और डिपॉजिट करवाते हैं इनके अंदर प्राइमरी डेटाबेसेस के अंदर, ताकि प्राइमरी डेटाबेस को जब जो है वो मेंटेन किया जाएगा तो फिर उसकी बेस के ऊपर उसको आगे जो है वो सेकेंडरी डेटाबेस जो यहाँ पे इसकी प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर्स डेवलप करवाते हैं या उसकी सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, उसको फैसिलिटेट किया जाता है, उसको इजीली जो है वो असेस किया जाता है। ये हमारे पास स्विसप्रोट आ गई है, हाई लेवल नोटेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब नोटेशन क्या होती है? बेसिकली हम सिंबल्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, एलिमेंटल फॉर्म के अंदर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। मीन्स हमारे पास अगर एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर आ गई है भाई, उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं, उसकी चेन कितनी है, उसमें अल्फा चेन कितनी है, बीटा चेन कितनी है, उसकी आगे शीट्स कितनी बन रही हैं, ठीक हो गया। फिर उसके उनके अंदर एंगल जो है वो रोटेशन का कितना डेवलप हो रहा है, उनमें बाइंडिंग कितनी आ रही है, उनमें फील्ड ऑफ बायोलॉजी केमिकल फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी डेवलप हो रही है, जिसकी बेस पे हम उसको डिटरमिन करते हैं कि ये प्रोटीन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या इसका क्या काम है, ठीक है। और उन्हीं की बेसिस पे हम देखते हैं कि ये बेसिकली हमें क्या करते हैं, प्रोटीन की फंक्शन के बारे में बताते हैं, उसके फंक्शनल डोमेन जो होते हैं उनके बारे में बताते हैं। फंक्शनल डोमेन में सिंपल एग्जांपल है, अगर आपके पास एक एंजाइम मौजूद है तो एंजाइम में एक स्पेसिफिक साइट मौजूद है जिसको नाम देते हैं हम एक्टिव साइट, कैटालिटिक साइट, एग्जिट साइट। ये इसके क्या आ जाते हैं, फंक्शनल डोमेन्स आ जाते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फिर अब ट्रांसलेशन हो गई डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, फिर उससे आरएनए से प्रोटीन एक डेवलप होगी राइबोसोम्स के पास, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए होती हैं। सेम लाइक जब आरएनए की ट्रांसपोर्टेशन होती है न्यूक्लियस से राइबोसोम्स की तरफ, तो उसके पास पॉली ए टेल और जो है वो कैप जो है वो क्या किए जाती हैं, ऐड किए जाती हैं, कैप और टेल ऐड किए जाते हैं कि अगर कोई एंजाइम एक्ट करे या इसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करे तो वो उसकी वो टेल और हेड जो है उसी को इफेक्ट करे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो प्रिजर्व रहे, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो अनचेंज रहे। सेम इसी तरह से जब प्रोटीन्स डेवलप होती हैं तो उनके भी जो है उनकी भी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ताकि जो एग्जैक्ट नीड है सेल की या किसी भी एंजाइम की, उस फॉर्म के अंदर उनको चेंज किया जा सके, जिनको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का नाम देते हैं। अब प्रोटीन के आगे वेरिएंट्स और उनके अदर वेरिएबल किस तरह से डेवलप होते हैं। कुछ प्रोटीन जो हैं वो ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर एक्ट करती हैं, कुछ जो है वो लीनियर फॉर्म के अंदर एक्ट करती हैं, कुछ जो है वो किसी और फॉर्म के अंदर एक्ट करती हैं। तो इनके जो वेरिएंट्स बन जाते हैं, उनके जो चेंजेस या वेरिएबल्स डेवलप होते हैं वो किस तरह से करते हैं, मिनिमल लेवल ऑफ रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर डेटाबेसेस, कोऑपरेशन मीन। उसके बाद इन लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इनकी एंट्रीज के, क्योंकि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके कॉपीराइट्स मौजूद हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये अवेलेबल फ्रीली होंगी, लेकिन इनको पेटेंट करवाना पड़ता है, इनको लीगलाइज करवाना पड़ता है
कि फलां पर्सन ने फलां टेक्निक यूज की और फलां इस तरह से इसने ये सारी डिस्क्रिप्शन देके इसकी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की डेवलप की है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आ जाते हैं। अब प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में अगर हम बात करें, इट इज अ डिवीजन ऑफ नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन एनबीआरएफ यूएस की है। डेटाबेस दैट प्रोवाइड द NRL3D डेटाबेस जो है बेसिकली सीक्वेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डेटाबेस PDB। इसी तरह से इट्स एग्जिस्टेंस अलाउस सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इन PDB प्रोटीन डेटा बैंक to be available for similarity searches and retrieval and provides cross-reference information for use with other pair protein sequence databases। और ये बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जितनी भी हमारे पास सीक्वेंस सिमिलैरिटीज मौजूद हैं उनके बारे में। हेलो, क्या कह रहे हैं? टाइम खत्म होने वाला, नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलें, करो दें, कर दें।